गति के नियम। गति के नियम कितने बताए हैं? 3। पहला कौन सा नियम है? हाँ, पहला जो नियम पैदा होता है वो किससे है, दूसरा किससे है, तीसरा किससे है। तो पहला जो नियम है गति का वो किससे संबंधित है? यूं पूछे कि आपके पास पहला या तो लिख दे गति का और या लिख दे न्यूटन का, दोनों में से कोई शब्द हो कि पहला गति या न्यूटन का जो नियम है वो किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? एक ही चीज है जिसका नाम क्या आपके पास? जड़ता। ये याद रखना है कि इट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन विच फिजिकल क्वांटिटी, तो दैट्स बी इनर्शिया। अगर आपसे पूछे इनर्शिया किस पर निर्भर करता है तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि न्यूटन का पहला नियम तो निर्भर कर गया किस पे? जड़त्व पे। अगर तुमसे यूं पूछ ले कि जड़त्व निर्भर किस पर करता है, जड़त्व किस भौतिक राशि का आधार है, किस भौतिक राशि से पैदा होता है, तो आपने एक ही नाम याद रखना है, द्रव्यमान। पक्का कर दो कि जड़त्व जिस पर निर्भर करता है वो क्या चीज है? आपकी मास। यानी इट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन विच फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा नियम जो आपके पास न्यूटन का कह दो या गति का कह दो, कि गति का और न्यूटन का दूसरा नियम किस पर निर्भर करता है? भाई संवेग परिवर्तन पर। किस पर निर्भर करता है? संवेग परिवर्तन। यानी दूसरा नियम आपसे पूछा जाए कि किस पर निर्भर करेगा, तो संवेग परिवर्तन किसके साथ होना चाहिए? समय के सापेक्ष। तो ये जो चीज होती है इसी से पैदा होता है क्या आपके पास? बल। तो बल का जो समीकरण मिलता है कौन से नियम से मिलता है? दूसरे से। F बराबर ma जो परिभाषित है ये न्यूटन के किस नियम से आता है? गति के किस नियम से आता है? तो दूसरे से। ठीक है, अब बात आती है आपके पास तीसरा। तीसरा जो नियम है आपके पास न्यूटन का वो क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और जो प्रतिक्रिया है ये क्या होती है? बराबर और विपरीत। कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया है ये आपस में क्या होती है? हमेशा बराबर और तथा विपरीत। कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट विच रिप्रेजेंट विच न्यूटन लॉ। कि ये कौन से न्यूटन लॉ को रिप्रेजेंट करती है? तो तीसरे। विच इक्वेशन ऑफ लॉ? थर्ड। तो कौन सा मोशन का लॉ है वो? तीसरा। यानी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। कि एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या होती है? बराबर, बट क्या होती है? अपोजिट। अगर दोनों को जोड़ दें तो उत्तर क्या बनता है इसका? 0। तो ये पूछा जाता है कि एक्शन और रिएक्शन का जोड़ हो तो न्यूटन के नियम में क्या दर्शाता है? तो न्यूट्रलिटी दर्शाता है। यानी किसको दर्शाता है? शून्यता को। अब बात आती है कि ये कौन से संरक्षण नियम पर निर्भर करता है। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो न्यूटन के तीसरे नियम का जो आधार है, जैसे क्या है एग्जाम्पल पूछे इसमें, तो क्या क्या एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं तुम्हें? गेंद दीवार पे मारी है वापिस आती है, तो यानी न्यूटन के किस लॉ को ओबे कर रही है? ये तीसरे को। जैसे ही क्या बोट से किनारे पे उतरता है नदी या समंदर में, तो जैसे ही क्या है कि वो आगे कूदता है तो बोट कहाँ जाती है? पीछे। ठीक है, तो व्यक्ति आगे जाता है, बोट कहाँ जाती है? पीछे। तो ये न्यूटन के किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है? तीसरे। ऊपर रॉकेट जाती है, रॉकेट के नीचे क्या निकलती है? गैसें। तो एग्जॉस्ट जो गैस है नीचे निकलती है और रॉकेट कहाँ जा रही है? ऊपर। तो ये भी क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया कौन से लॉ को ओबे कर रही है? न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ये आप बता सकते हो। अब क्वेश्चन क्या टैग होता है एग्जाम में? क्वेश्चन पहले नंबर पे तो ये बनता है कि न्यूटन या गति का जो तीसरा नियम है, न्यूटन या गति का जो तीसरा नियम है, थर्ड लॉ, तीसरा नियम किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? निर्भर की बात पूछे, डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी पूछे, तो आपने याद रखना है ये निर्भर करता है आपका संवेग
संरक्षण नियम पर, कि जो संवेग संरक्षण है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो उस पर निर्भर करता है संवेग संरक्षण के नियम पर। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि लॉ जो कंजर्वेशन है इसका, मोमेंटम का, उस पर निर्भर करता है कौन सा गति का नियम, तीसरा। तभी क्वेश्चन आता है कि रॉकेट जो गति करती है, रॉकेट गति करती है किस संरक्षण नियम पर। ऐसे आए कि जो रॉकेट गति करती है किस संरक्षण नियम पर, यानी रॉकेट मोशन बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन लॉ। तो आपके पास कौन सा लॉ बता के आओगे तुम, संवेग संरक्षण नियम। यही आता है एग्जाम में क्वेश्चन, कि जो न्यूटन के ऊपर जब भी केस उठेगा तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। टफ जो क्वेश्चन बनता है वो पहले नियम का है। नियम किस पर निर्भर करता है, जड़त्व। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान। जड़त्व के बारे में बताया किसने था, गैलीलियो गैलीलियाई। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि अगर तुमसे क्वेश्चन किया जाए कि न्यूटन का जो नियम आता है या गति के जो नियम बनते हैं वो सिद्धांत क्या है जिस पर वो निर्भर करते हैं, तो वो जड़त्व के सिद्धांत पर निर्भर करते हैं और जड़त्व के नियम पर। जड़त्व के नियम कितने लिखवाए आपने, 3। कौन कौन से लिखवाए हैं, एक लिखवाया विराम, दूसरा लिखवाया गति और तीसरा लिखवाया दिशा। ठीक है, ये याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन टैग होते हैं। जो पहला नियम होता है न्यूटन का, उसमें 3 जड़त्व के नियम आते हैं। एक तो आता है विराम का जड़त्व नियम, दूसरा आता है गति का और तीसरा कौन सा आता है आपके पास, दिशा। तीनों याद रखने हैं। अब बात आती है हमारे पास इसके उदाहरण। तो एक तो आपने क्या दर्शा दी, रॉकेट की गति, नंबर 1। नंबर 2 आप बता सकते हो कि नाव से यात्री या नाविक का, नाव से यात्री या नाविक का कूदना। नाव से जो यात्री या नाविक का किनारे पर कूदना और नाव का पीछे जाना, और नाव का पीछे जाना किसका उदाहरण है, इसी का उदाहरण है, न्यूटन का तीसरा नियम। इसके अलावा जो भी आपके पास गेंद दीवार पर फेंकी जाती है, गेंद जो है दीवार पर फेंकी जाती है तो विपरीत दिशा में गति करती है, तो फिर वो विपरीत दिशा में गति करती है। तो ये उदाहरण किसका है, तो ये भी आपके पास उदाहरण किसका है, न्यूटन के तीसरे नियम का। तो दीवार पर गेंद का फेंकना, वापिस आना, एक नाव से यात्री या नाविक का कूदना और नाव का पीछे जाना, और एक है रॉकेट की गति। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक यूं आता है कि न्यूटन का तीसरा नियम निर्भर किस पे करता है, तो तुम्हें याद रखना है संवेग संरक्षण नियम। इससे बाहर कभी टैग नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बात आती है कि जो हमने कल पढ़ा वो जरूरी है कि एक आपको लिखवाया था F बराबर क्या लिखवाया था, ma। अब ma पे टैग क्या क्या बनते हैं और a पे क्या है, कि m हमेशा किस में होना चाहिए, किलोग्राम। a जो है ये किस में होना चाहिए, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ किलोग्राम वाली और मीटर प्रति वर्ग सेकंड वाली चीज़ों को क्या करनी है, गुणा। और ये उत्तर किस में आएगा आपके पास, न्यूटन में। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, फोर्स न्यूटन में होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, बताओ, 1 न्यूटन बल किसके बराबर होगा, तो ये दोनों चीजें इक्के में कर दो कि 1 न्यूटन बल कब पैदा होता है, जब 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण क्या हो जाए, पैदा हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का बल कितना है, 1 न्यूटन। यानी जब इक्के की चीज आती है तो सामने वाली दोनों चीजें इक्के में लिखी जाती है। इक्के का मतलब है द्रव्यमान इक्के में कितने किलोग्राम लोगे, 1। त्वरण इक्के में कितना लोगे, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो आ गया न्यूटन। अब तुमसे पूछा जाए कि आपके पास जो मास है वो आ जाए ग्राम में, तो तुम फोर्स कैसे निकालोगे, लिख लेना।
ma लिखोगे और गुणा 10 की -3 लिखोगे। अगर द्रव्यमान ग्राम में है और तुम्हें फोर्स निकालना है तो उत्तर कैसे आएगा, ऐसे आएगा ma और इंटू में 10 टू दी पावर क्या लेनी है, -3, ये न्यूटन होगा। अगर बाई चांस आपके पास a किस में दे रखा है, सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड में, तो आपके पास फोर्स कैसे निकालोगे, ma लिखना है तुमने और गुणा 10 की -2 लगाना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट, यानी हमने कन्वर्जन तो पढ़ना ही आता है। अगर किसी को कन्वर्जन में कई बार दिक्कत आती है तो यूं माइनस की पावर का एडजस्टमेंट किया करो, और अगर m ग्राम में है और a सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड में है तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी ma और गुणा 10 की -5। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, डायरेक्ट उत्तर आ जाएंगे। यानी ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यूँ नहीं है कि मैंने यहाँ बोर्ड पे छाप दी और आपने लिख लिए यूँ आ जाएंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिखो तब बात बनती है। लिखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम जिसका त्वरण, वस्तु का द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम जिसका त्वरण 0.3 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो, कि जिसका त्वरण 0.3 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो, तो बल न्यूटन में होगा, तो बल न्यूटन में होगा। द्रव्यमान 100 ग्राम है, त्वरण 0.3 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, तो बल न्यूटन में होगा। यानी आपके पास जो फॉर्मूला लगना है वो कौन सा लगना है, पहला, क्योंकि सिर्फ द्रव्यमान ग्राम में है, बाकी ठीक है। तो यही कहा था, अगर द्रव्यमान ग्राम में आए, त्वरण में कोई बदलाव ना हो, तो गुणा किससे करनी है, 10 की -3 से। अगर त्वरण में बदलाव हो, द्रव्यमान एज इट इज हो, मास ऐसा का ऐसा हो किलोग्राम में, तो गुणा किससे करोगे, 10 की -2 से। और दोनों ही अगर बदलाव में है तो गुणा किससे करनी है, 10 की -5। अब ये बदलाव में तो क्या बना, 0.3 था, 100 था, और गुणा क्या लेनी है आपने, 10 की -3 आ गया। तो आपके पास फोर्स निकालना है, द्रव्यमान दिया अगले ने 100 ग्राम लिख दो, एक्सेलरेशन त्वरण कितना दिया है, 0.3 मीटर था, कोई चेंजिंग नहीं है, गुणा क्या लेनी है, 10 की -3। अब देखो ये क्या है आपके पास 100, इसके बटे में कितना लाओगे, 10, तो 10 की कितनी होगी, -4, तो ये बन गया 3 गुणा 10 की -4 है, और प्लस में कितनी कर दो, 2, तो आपका उत्तर कितना बना, 3 गुणा 10 की -2, और पीछे क्या लगा दो, न्यूटन। ठीक है, पावर 2 है ये, और ये कितनी बनी, -4, तो -4 प्लस कितनी होगी, 2, तो यानी क्या बना, 10 की -2 कितना होता है, यानी 100, तो नीचे ले आ सकते हो आप, 3 बटा कितना लिख सकते हो आप, 100, और 3 बटा 100 का उत्तर कितना बनेगा, हाँ 0.03, और साथ में क्या लगाओ, न्यूटन। ये दशमलव वाली चीजें आनी चाहिए, दशमलव वाली चीजें अगर जितनी ज्यादा आती है आप उतने सेफ हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा अगर 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज्यादातर तैयारी करने वाला बच्चा मरता किससे, 1 या 2 नंबर से मरता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसी चीजों को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर ले, मैथमेटिक्स में हो चाहे वो साइंस में हो, एक आधी चीज से रहता है। ठीक है, आगे एक और लिखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम जिसका त्वरण, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम जिसका त्वरण 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड हो। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है और जिसका त्वरण 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड है, तो बल न्यूटन में होगा। अब ये लगाना है आपको, क्योंकि यहां सिर्फ बदलाव किसका है, त्वरण का। द्रव्यमान एज इट इज है, कितना है, 10 किलोग्राम, और त्वरण कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब आपने क्या निकालना है, बल न्यूटन में निकालना है। तो दोनों को गुणा करके किससे भाग दे दो, 100 से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। कितना आ गया, बल आपका निकालना है तो द्रव्यमान कितना है, 10, और त्वरण कितना आपके पास है, 3, तो 10 गुणा क्या लिखना है, 3, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो गुणा क्या लगा दो, 10 की -2, तो क्या बन गया आपके पास 0.3 न्यूटन, क्योंकि 3/10 आएगा,
3/10, क्योंकि 3/100 गुणा 10 है, तो 1 0 से 1 0 गया तो क्या बचा 3/10, तो उत्तर कितना मिला 0.3 न्यूटन। अब दोनों ही बदल जाए तो आपने गुणा किससे करनी है, 10⁻5। एक तीसरा और लिखो कि एक कण जिसका द्रव्यमान 4 ग्राम, एक कण जिसका द्रव्यमान 4 ग्राम जो कि 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड से त्वरित हो, एक कण जिसका द्रव्यमान 4 ग्राम जो कि 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड से त्वरित हो, तो बल न्यूटन में होगा, तो दोनों चीजें ग्राम और सेंटीमीटर वाली है, दोनों को गुणा करके 10⁻5 लगा दो और पीछे क्या लिख दो, सीधा न्यूटन। ये तुम्हारा उत्तर है। ठीक है, ग्राम आए, सेंटीमीटर वाली चीज आए और बल निकालना हो न्यूटन में, तो क्या करना है, दोनों को गुणा करो, पीछे कितनी लगानी है, 10⁻5 और उत्तर किस में आएगा आपका, न्यूटन में। कर दिया। 4 ग्राम था तो आपने पहले 4 लिखना है, फिर आपके पास कितना है 2, और गुणा क्या लिख दो आप 10⁻5 और क्या लगा दो न्यूटन, तो आपका उत्तर आ गया 8 गुणा 10⁻5 न्यूटन। ये आपका उत्तर है। इसका मतलब 3 बातें होती है, अगर ग्राम वाली चीज है, सिर्फ द्रव्यमान है, बाकी चीज मीटर प्रति वर्ग सेकंड वाली है, तो गुणा किससे करनी है, 10⁻3 यानी 1000 से बाद। अगर सेंटीमीटर वाली है और किलोग्राम वाली है तो गुणा किससे करनी है, 10⁻2। लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये आता है जिसमें ग्राम आता है और सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड आता है, तो गुणा किससे करनी है, 10⁻5 से। ठीक है, अगर तुम्हें कह देता, एक लिखो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और बताता हूं, अगर ये आ जाए तो क्या करना है, लिखो कि एक वस्तु का बल 700 डायन तो SI मात्रक में होगा। यह भी खास है, पहले करवाए थे कि एक वस्तु का बल, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु का बल हमें दे रखा है कितना, 700 डायन, तो SI मात्रक में होगा। इसका मतलब आपसे किस में पूछना चाहता है, ये न्यूटन में। और आप कभी भी जब डायन से कहां आओ, न्यूटन में आओ, तो 10 की क्या करनी है, साथ में -5, यही तो लगाना है। यही तो सीखा है हमने कि जितने डायन दे रखे हैं वो लिखो, गुणा 10⁻5 कर दो, तो ये आपका फोर्स किस में आ जाएगा, न्यूटन में। तो 2 0 प्लस कर दो तो क्या बनेगा आपका, 7 गुणा 10⁻3। इसको भी अगर दशमलव में लिखना चाहते हो तो 7 बटे क्या लिख लो, 1000। 1 0 के बदले 1 अंक, फिर 2 0 फिट करो, इक्के की जगह क्या आता है, डेसिमल, तो रिजल्ट क्या बना, 0.007 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। GD वगैरह का पेपर जो देने जाएंगे वहां सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बदलाव वाले, छोटे छोटे टैग होते हैं, और छोटे छोटे टैग ही हमें याद रखने हैं। एक और लिखो, ऐसे ही लिखो एक, कि एक कण जो कि 1 माइक्रोन डायन बल पैदा करता है, एक कण जो कि 1 माइक्रोन डायन बल पैदा करता है, तो SI मात्रक में होगा। एक कण जो कि 1 माइक्रोन डायन बल पैदा करता है, तो SI मात्रक में होगा। ये छोटे छोटे बदलाव हमें दिमाग में रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता इस लेवल में। हाँ, जो पुलिस का एग्जाम है उसके लिए तो पहले से प्रिपेयर रहना, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1 माइक्रोन डायन बोला है, तो इसका मतलब समझाया था मैंने एक दिन, 1 माइक्रोन कभी भी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, हाँ 1 माइक्रोन डायन, तो 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 गुणा 10⁻6। ये बन गया तुम्हारा डायन। किस में जाना है तुम्हें, SI मात्रक, तो गुणा किससे की जाएगी, डायन की जगह 10⁻5 और पीछे क्या लगाओगे,
न्यूटन। तो अब आपके पास उत्तर क्या बना, 10 की -11 और पीछे क्या लगाओ, न्यूटन। ठीक है, ये सिंपल से बदलाव ही याद रखने तुम्हें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसी चीज आती है कि एक माइक्रोन डायन क्या होता है, न्यूटन में जाना तो कैसे बदले, तो एक माइक्रोन डायन एसआई मात्रक देगा, वो न्यूटन कभी प्रयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि इसे कुछ आता भी है कि नहीं आता, क्योंकि एसआई मात्रक में तुम बल किस में मापते हो, न्यूटन में। इसीलिए वो उलझा के देता है थोड़ा कि एक माइक्रोन डायन को एसआई मात्रक में क्या लिखें। तो ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, मेजरमेंट तुम्हें आना चाहिए। आगे बात आती है अब कि फोर्स या गति के नियम हमारे क्या है, पूरे हुए। तो 3 गति के नियम हमने कंप्लीट कर दिए, पहला, दूसरा और क्या, तीसरा। और साथ में हमने क्या, बदलाव के कुछ न्यूमेरिकल पहले भी पढ़ रखे थे। अब आगे चलते हैं हम कार्य की तरफ कि कार्य क्या है। कार्य के बाद क्या है आपकी शक्ति, और शक्ति के बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा। तो सबसे पहले क्या है, ये बातें बता रखी है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है और शक्ति क्या होती है। इकाइयां पढ़ी थी कि आदमी काम करके जलील हो जाता है, और काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। तो जलील में क्या है, जूल। ठीक है, तो कार्य किस में मापा जाता है, जूल में। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि कार्य क्या है, कार्य क्या चीज होती है। आपसे यही टैग मिलता है, कार्य क्या है। तो यानी एक्सटर्नल एफर्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए। यानी क्या है, बाह्य बल के कारण वस्तु में विस्थापन आ जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य। यानी किसी वस्तु पर लगाए गए बल से उसमें क्या पैदा हो, विस्थापन। यानी बेंच सरका दिया तुमने, अलमारी सरका दी तुमने, कुत्राली पांड चक्के ले आए मशीन के नीचे से, ठीक है, तूड़ी वाली पांड चक्के ले आए, ये सब क्या है, तुम्हारे कार्य। ठीक है, तो यानी कार्य क्या है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल से, कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल से क्या पैदा हो, विस्थापन। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल से विस्थापन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। मान लो अब तुम काम करने लग जाओ, कह दो जी भिंत सरका दो, पिंडी कांपती रहेगी, भिंत तो नहीं सरकेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, साइंस की भाषा में हमारा कोई काम नहीं है। तूड़ी वाली पांड बिल्कुल 90 डिग्री पे चक्के ले आ रहे हो, साइंस कहती है भाई साहब कितने पसीने छूट जाए आपका काम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्या, प्लेटफॉर्म पे कुल्ली जो सूट के सर पे रख के चलता है, उसको भी क्या साइंस कहती है, भाई साहब आप कोई काम नहीं करते। क्यों, क्योंकि एंगुलर फॉर्म में चलती है साइंस। ठीक है, चाहे अगले कितने पसीने छूट रहे हो, ये इस काम को नहीं मानती। तो कार्य क्या होता है, अगर हम देसी भाषा में पढ़े तो 2 चीज है, एक बल और एक क्या है, विस्थापन। दोनों एक ही लाइन में एक साथ लिखी है। इसका मतलब जो कार्य होता है वो इन दोनों का गुणनफल होता है। लिख लो कि जो कार्य आएगा, वर्क डन जो आएगा, वो इन दोनों का क्या होगा, गुणनफल। तो आपसे पूछा जाता है कार्य किसका गुणनफल होता है, तो बल और किसका होता है, विस्थापन का। यही आता है पेपर में, सिंपल सा केस है कि कार्य कौन सी 2 भौतिक राशियों के गुणित होने पर प्राप्त होता है। तो जो कार्य है, विच 2 फिजिकल क्वांटिटी भी मल्टीप्लाइड, कि कौन सी 2 फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास ये कहता है कि कार्य जो मापा जाएगा वो किस में मापा जाएगा, जूल में। फोर्स किस में मापा जाएगा, न्यूटन में। विस्थापन किस में मापा जाएगा, मीटर में। तो ऐसे ही आता है, जूल किसके बराबर होता है, तो जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो यहां आपसे पूछा जाएगा कि 1 जूल कार्य होगा कब, ये बताओ, 1 जूल कार्य कब होगा। तो कब होगा भाई, जब करेंगे। तो कैसे करेंगे, बल और दोनों क्या पड़े हैं, विस्थापन। तो जब ये एक्के में पूछता है तो ये दोनों भी किस में मौजूद होने चाहिए, एक्के में। तो ये कितना होगा एक्के में, कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से उसमें विस्थापन कितना हो जाए, 1 मीटर। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, 1 जूल कार्य। तो 1 जूल कार्य कब होगा, जब, ऐसे लिखा जाता है कि जब 1 न्यूटन बल से 1 न्यूटन बल से 1 मीटर का विस्थापन हो, कि किसी वस्तु के लिए 1 न्यूटन बल लगाने से कितना विस्थापन पैदा हो, 1 मीटर का। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल का कार्य आपके पास 1 न्यूटन और किस में आ गया, मीटर। तो उसके बाद ही क्या कहता है कि आपके पास कार्य का यह उल्लेख थोड़ा अलग है, तो इसको थोड़ा बदलते कैसे हैं, देखो
कि जैसे मान लीजिए अगर हम एक वस्तु पे बल लगा रहे हैं, बल कितना लगा रहे हैं F, और उसमें विस्थापन हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास विस्थापन किस एंगल पे हो रहा है, थीटा, तो ये मान लेते हैं S और ये कंपोनेंट है। तो वो कहता है कि अब आपके पास बल कैसे निकालोगे, तो ये कार्य किस हिसाब से निकलता है, याद कर लो कि कार्य को जब सदिश राशियों से निकालना, ऐसे पूछता है कि जब कार्य को सदिश राशियों से निकालना हो तो कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे W बराबर F और एरो का निशान, S और एरो का निशान। इसे कहते क्या है, वो आपसे सदिश राशियों का मतलब है, वेक्टर में पूछना चाहता है, तो क्या कहोगे, कौन सा गुणन होता है ये, अदिश गुणन बोलते हैं इसे, कि जब सदिश राशियों का उपयोग करके तुम कार्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उसे कौन सा गुणन कहते हैं, ये याद कर लो। तो ये गुणन कौन सा है, ये प्रोडक्ट कौन सी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखना। डॉट प्रोडक्ट के अलावा एक नाम और होता है इसका, इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, कि जो स्केलर प्रोडक्ट होती है इसको हिंदी में आप लोग क्या कह सकते हो, अदिश गुणन, कि जब दो भौतिक राशियों की गुणा करते हैं, और वो भौतिक राशियां कैसी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को जब तुम गुणा करके कार्य प्राप्त करना चाहते हो तो कौन सी गुणा दर्शानी होगी, तो कौन सी गुणा दर्शाओगे तुम, अदिश, ये याद रखनी है। अब जब इसको खोलते हैं तो इसको कैसा रूप दिया जाता है, F लिख लिया जाता है, S लिख लिया जाता है, और साथ में क्या लगा दो आप, cos थीटा। ये पूर्ण समीकरण है जिससे आप कार्य प्राप्त कर सकते हो। तो ये है कार्य का पूर्ण समीकरण जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है। वो तो था लोकल देसी भाषा वाला कि बल लिख लिया और गुणा में क्या लिख लिया तुमने, विस्थापन। असली चीज ये है जिससे आप तुम बता सकते हो कि कार्य कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। तो इससे आप क्या बताओगे कि कार्य के टाइप बता सकते हो, टाइप ऑफ वर्क डन। तो कार्य के जो प्रकार होंगे वो कितने होंगे आपके, 3। नंबर 1, आपका कार्य पॉजिटिव हो सकता है, आपका कार्य 0 हो सकता है, और आपका कार्य नेगेटिव हो सकता है। कब कब होगा ये आपको याद रखना है कि देखो कोस थीटा लिखा है कि बल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, विस्थापन भी हो सकता है ऋणात्मक ना हो, तो चीज पैदा ऋणात्मक करेगा कौन, ये कोस थीटा। कैसे, कि आपके पास थीटा क्या हो कि कोस थीटा का मान धन आए, पॉजिटिव आए। नंबर 1, थीटा का मान कितना हो कि जो कोस थीटा है ये 0 हो जाए, और थीटा का मान क्या हो कि ये कोस थीटा आपका ऋणात्मक हो जाए, ये बताओ मुझे, क्योंकि आपने 0 से लेकर 90 तक ही पढ़ा है, तुम 0 से 90 तक ही याद रख लो तो बहुत है, ठीक है। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के पढ़ते हो तुम। कौन कौन से पढ़ते हो, एक पढ़ते हो न्यून, एक पढ़ते हो सम, और एक पढ़ते हो अधिक, ठीक है, 3 होते हैं। तो जो आपके पास न्यून कोण होता है, न्यून कोण कहां से कहां होता है, कि जब कोण न्यून हो तो मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो भी कोण आते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यून कोण। तब आपके पास कोस थीटा का मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। अगर आपके पास कोण का मान कितना हो जाए, समकोण, समकोण का मतलब होता है थीटा कितना हो जाए आपका 90 डिग्री, तब कोस की वैल्यू क्या होती है, 0। और अगर आपके पास थीटा क्या हो जाए, अधिक कोण, अधिक कोण होने का मतलब है थीटा का जो मान है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अधिक कोण जो लोगे वो तुम 90 से ज्यादा, ठीक है, और कहां तक चलोगे, 270 तक। ये कहानी भूल जाओ एक बार, सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि कोस का मान 90 से ज्यादा आ जाए तो वैल्यू कैसी लेनी है, ऋणात्मक। अगर समकोण आ जाए तो क्या लेनी है, 0। और अगर 90 से कम और 0 के बीच में हो तो हमें कैसी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव। तो तुम 10वीं क्लास में जो सीखते थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो कोस थीटा की सारी वैल्यू कैसी पढ़ के आए हो तुम, धनात्मक। 0 पे कितनी होती है, cos 0 1, और cos 90 कितना होता है, 0। तो 1 और कहां तक चलते हो तुम, 0। अगर आपसे पूछ ले कि cos की अधिकतम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है,
कि cos थीटा हैव मिनिमम वैल्यू, cos थीटा हैव मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या बताओगे? हाँ, cos थीटा जो आप लोग पढ़ते हो इसकी न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान, और दूसरा पूछता है अधिकतम मान। तो cos थीटा के लिए न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होते हैं? तो cos थीटा का न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1, यही होते हैं। तो न्यूनतम कब होता है cos थीटा, कहां पे होता है, और अधिकतम कहां होता है, यही पूछेगा। ये यही याद रखना है बस। तो याद रखो, अधिकतम मान है जब वो लाइन हॉरिजॉन्टल पे हो, और हॉरिजॉन्टल पे कौन सी साइड हो, राइट हैंडेड हो, तो ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या आएगी, +1। और अगर वो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट हैंडेड हो तो ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, दो ही बातें होती है। कहने का मतलब, अगर कोई संख्या पाई के साथ 0 और इवन नंबर हो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इनमें कभी भी वैल्यू आए तो ऑलवेज क्या होगा, +1। और अगर वो ऑड नंबर पाई में आए तो आपके पास वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, और क्या आ जाए, 7 पाई। इनमें अगर cos का मान लिया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक। तो जो ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल में कौन सी साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड। और 0, 2 पाई, 6 पाई ये हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहाँ होती है, राइट हैंड साइड। अगर तुमसे पूछ ले एक ही मान क्यों होता है, इसका कैसे आता है एक मान, तो ये तुम सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, लेकिन हम इन चीजों को सही से गौर नहीं करते। हमारा काम है कार्य निकालना। अब बताते हैं। अब तुम एक चीज पढ़ते हो कि cos के एंगल में ऋणात्मक आ जाए तो वो धनात्मक हो जाता है, क्यों आता है ना, पढ़ते आए हो तुम लोग, तो ऐसा क्यों होता है भाई? cos की वैल्यू 90 पे 0 क्यों हो जाती है? यूं कौन से सींग लग रहे हैं, टेंजेंट की इन्फिनिटी हो जाती है, ऐसा क्यों है 90 पे जाके? ये सब सीखने होते हैं, तुम सीखा करो, क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि केस पूछा जाता है cos थीटा प्लस 1/cos थीटा इज इक्वल टू x, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि cos थीटा जमा 1/cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। तो ये तभी सीख पाओगे जब तुम्हें एंगुलर वैल्यू का नॉलेज हो। ठीक है, तो अब देखो हमने काम ये करना है, क्या आएगा कि W कार्य निकालना है। कार्य के लिए मान लो कोण मैंने ले लिया FS और कोस मैंने ले लिया 0 डिग्री, तो कार्य क्या आएगा, अब धनात्मक। 90 से कम तक मेरा कार्य क्या रहेगा, धन रहेगा। ठीक है, ये पक्का कर दो दिमाग में। अच्छा, अब क्या है, तूड़ी वाली पांड लेके, घास वाली पांड लेके, और कुल्ली क्या, सूटकेस लेके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो कौन होगा 90 डिग्री, तो कार्य कितना हो जाएगा, 0। कि जहां कहीं भी बल और विस्थापन के बीच कोण का मान सम कोण हो, यानी राइट एंगल हो, तो ऑलवेज कार्य कितना आएगा तुम्हारा, 0। ठीक है, तीसरा याद रखना है कि अगर मान लो बल भी है, विस्थापन भी है, और कोणीय मान की शुरुआत 91 डिग्री से लेके किसके बीच चल रही है, 180 डिग्री तक, ये सारा कार्य कैसा होगा आपका, ऋणात्मक हो गया। अब एक न्यूमेरिकल लिखो तुम, न्यूमेरिकल से ज्यादा पता चलेगा। लिखो कि एक वस्तु पर बल 3 न्यूटन लगाने से, कि एक वस्तु पर बल जो है वो कितना लगाया है, 3 न्यूटन लगाने से 2 मीटर का विस्थापन 30 डिग्री पर हो। कि एक वस्तु पर 3 न्यूटन बल लगाने से विस्थापन 2 मीटर 30 डिग्री पर हो तो कार्य होगा। कैसे आते हैं क्वेश्चन, सिंपल से निकालो कार्य क्या होगा। तुम्हें वैल्यू सिर्फ 0 से 90 याद रखनी है, ऊपर चाहे जो भी मर्जी वैल्यू आएगी उसको निकालना सिखाएंगे एक पॉइंट में, आप उसी से सोल्व करोगे, डरने की आवश्यकता ही नहीं है कि जब 90 से ऊपर आए और 180 तक हो तो कैसे करना है, ये सिखाएंगे। पहले तुम लोकल सीख लो जो तुम्हारी 10वीं क्लास तक की हिदायत है। 30 डिग्री में निकाल के बताओ कार्य कितना आया। आपने क्या करना है, पहले दिन दोनों की गुणा कर लो 3 दूनी, और साथ में क्या लगाना है, cos 30 डिग्री, बात खत्म। तो आपका कार्य आएगा
पहले आपने लिखना है न्यूटन, न्यूटन कितना है 3, फिर लिखना है मीटर, मीटर कितना है 2, और फिर लगाना है कोस 30 डिग्री। आ गया? तो कोस 30 डिग्री क्या होगा 3 गुणा 2। अब कोस 30 डिग्री का अगर मान नहीं आता है तो छुट्टी है, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। अब 2 से 2 कैंसल, रिजल्ट क्या बचा 3√3, और पीछे क्या लगा दो जूल। आ लिया, ठीक है। ऐसे ही एक और लिखो कि एक वस्तु पर 6 न्यूटन बल लगाने से, एक वस्तु पर 6 न्यूटन बल लगाने से 5 मीटर का विस्थापन हो। एक वस्तु पर 6 न्यूटन का बल लगाने से 5 मीटर विस्थापन हो तो कार्य होगा यदि कोणीय मान 60 डिग्री हो। 6 न्यूटन बल लगाने से 5 मीटर विस्थापन हो तो कार्य होगा यदि कोणीय मान 60 डिग्री हो। और 60 डिग्री के रेडियन कैसे बनाते हो? कई बार रेडियन आ जाती है π/3 कि कोणीय मान आपका π/3 हो। π/3 का मतलब होता है π/3 हो। आ गया 15 जूल, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस एक कोस आना चाहिए तुम्हें, बाकी कुछ नहीं है। न्यूटन और मीटर लगाओ और साथ में कोस जितना दे रखा है वो रख दो। अब कोस 60 डिग्री का मान तुम्हें आता है तो एक चुटकी का क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्या बना आपके पास 15 जूल कि आपने कार्य निकालना था। न्यूटन वाली चीज रख दो, फिर मीटर वाली रख दो, और फिर रख दो कोणीय मान। कोणीय मान कितना बोला है 60 डिग्री। कोस 60 होता है 1/2, तो आ गया। तो कितना आ गया 30 और गुणा 1/2, तो आपके पास कितना आया 15। तो रिजल्ट कितना आपके पास केवल और केवल है 15 जूल, ठीक है। ऐसे आएगा। अब 3 उदाहरण ये याद रखने हैं। अब आप पॉइंट लिखो नेक्स्ट कि यदि कोण, जो कोण दिया है वो समकोण शब्द आ जाए, समकोण दे दे, ऑब्लिक समकोणिक लिख दे, समकोणिक, और या लिख दे आपके पास 90 डिग्री, और या लिख दे क्वार्टर ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का 1/4 बोल दे कभी भी कि कोणीय मान वृत्त का 1/4 हो तो कार्य क्या होगा, इसे बोलते हैं क्वार्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। और या बोल दे π/2। ऐसे आए तो इनका उत्तर हमेशा क्या लगा के आना है 0, ठीक है। जब ऐसे शब्द आए कहीं भी कार्य के लिए, इन सब के मामले में उत्तर क्या आना है 0। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, एक कुली प्लेटफॉर्म पर 50 किलोग्राम का सूटकेस लेकर चलता है, कि एक कुली प्लेटफॉर्म पर 50 किलोग्राम का सूटकेस लेकर चलता है। यदि दिवगंत स्थान की दूरी 100 मीटर हो, यदि दिवगंत स्थान की दूरी 100 मीटर हो, यानी अप्रोच डिस्टेंस भी 100 मीटर, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कुली वाला केस कभी भी आ जाए तो पंडित से ही पूछने का काम नहीं है, उत्तर क्या देखना है 4 ऑप्शन में से कि 0 कहां सीख दे रखी है, क्योंकि यहां कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होगी। ऑलवेज वर्क हैव टू बी डन इक्वल टू बी 0, क्योंकि कुली जब सूटकेस लेकर प्लेटफॉर्म पे चलता है, सर पे रख के चलता है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, यूं होती है। ये कुली के पास सूटकेस है और जैसे ही वो चलता है प्लेटफॉर्म पे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये इसके द्वारा लगने वाला क्या है बल है। तो बल क्या होता है, कुली का वेट होता है, कि जो कुली बल लगाता है वो क्या चीज होती है वेट, और वेट क्या होता है mg। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये है, तो दोनों के बीच कोण कितना है 90 डिग्री, तो उसका कार्य कितना होगा ZERO, ठीक है। सोचने की जरूरत नहीं है। कुली कभी भी सूटकेस लेकर कहीं भी दिवगंत स्थान पे जा रहा है, कहीं ऊंचा है नीचा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ऊपर जो सूटकेस है उसकी जो वेट है वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री पे होती है। तो उन दोनों का कोणीय मान कितना लिया जाता है हमेशा
90 डिग्री। तो कार्य कितना आएगा, ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये पक्का कर दो। आगे एक और लिखो, एक वस्तु पर बल 500 न्यूटन लगाने से, एक वस्तु पर बल 500 न्यूटन लगाने से, कोई वस्तु है जिस पर बल 500 न्यूटन लगाने से विस्थापन 30 मीटर हो, विस्थापन 30 मीटर हो, तो समकोणिक के लिए कार्य होगा। तो समकोणिक के लिए कार्य होगा, यूं पूछता है। तो इसका मतलब हमें फिर से कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि अगले ने कंडीशन लगा दी है किसकी, समकोणिक की। तो समकोणिक आ गया तो उत्तर क्या होगा तुम्हारा, 0 होगा। सोचने की जरूरत नहीं है, ना कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है, समकोणिक आ जाए, क्वार्टर ऑफ सर्कल वर्ड है, वृत्त का 1/4 बोल दे, π/2 बोल दे और 90 डिग्री बोल दे, तो उत्तर क्या होगा तुम्हारा, ऑलवेज विल बी 0 होगा। ठीक है, अब आगे, अब बात आती है तुम्हारे पास 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा। लिखो, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि एक वस्तु पर बल 3 न्यूटन लगाने से, एक वस्तु पर बल 3 न्यूटन लगाने से, कि कोई वस्तु है उस पर बल 3 न्यूटन लगाने से 1 मीटर विस्थापन हो, तो कार्य की प्रकृति अधिक कोण के लिए होगी, कार्य की प्रकृति अधिक कोण के लिए होगी। ऐसे आता है, इसमें प्रकृति पूछी है। प्रकृति का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क भी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। तो अधिक कोण की बात कर रहा है, तो उत्तर किसमें आएगा, नेगेटिव। ये पूछना चाहता है। तो ऑप्शन ऐसे आते हैं कि आपके पास जो कार्य की प्रकृति है वो धनात्मक है, या कार्य की प्रकृति आपकी ऋणात्मक है, या आपके पास जो कार्य है वो कैसा है, 0 है, या आपके पास कार्य कितना होता जा रहा है, अनंत। तो आपके पास प्रॉपर्टी कैसी है, ऋणात्मक की। ऐसे आता है। ठीक है, अब एक और लिखो कि एक वस्तु पर बल 10 न्यूटन लगाने से, एक वस्तु पर बल 10 न्यूटन लगाने से, कोई वस्तु है 10 न्यूटन बल लगाने से विस्थापन 4 मीटर का हो, तो 135 डिग्री कोणीय मान के लिए कार्य होगा। तो 135 डिग्री कोणीय मान के लिए कार्य होगा। तो निकालो, पहले तुम कैसे निकालते हो। कि अब कोणीय मान दोनों के बीच कितना दे दिया, 135 डिग्री की कोई वस्तु थी, इस वस्तु पे तुमने बल लगाया, बल कितना लगाया तुमने, 10 न्यूटन, विस्थापन कितना हुआ, 4 मीटर, और वो कहता है इनके बीच जो कोणीय मान है वो अब कितना है, 135 डिग्री। अब कहता कार्य बताओ इसका कितना। डटो रे, आ गया। दोनों की गुणा छाप दो। कैसे करना है देखो, जब 180 से ऊपर जाओ तो कार्य कैसे निकलता है, पहले तो दोनों की गुणा कर लो, कितना बन गया, 40। आगे निशान लगा दो, क्या, माइनस, कैलकुलेशन नहीं करनी। अब आगे क्या लगा दिया तुमने, माइनस। अब कोण 90 से ज्यादा है तो इसको 180 में से घटा लो, कितना बचता है, 45 बच गया, वो कोस के साथ लिख दो बस। अब कोस क्या लिख दो, 45, आ गया उत्तर। क्योंकि कार्य तुम्हें पता है माइनस का होगा, क्यों, कोण क्या है, 90 से ज्यादा है। तो तुम 90 से ज्यादा वैल्यू निकालना नहीं जानते सीधी, तो आपका तरीका क्या है, पहले न्यूटन और मीटर की गुणा कीजिए, उनके आगे निशान कैसा लगाइए, माइनस, फिर लिखिए कोस। फिर क्या करना है, जो कोण 90 से ज्यादा दे रखा है उसको 180 में से माइनस कर लो, कितना बचता है वो इस कोस के पीछे लिख दो, यही आ गया टैग, सीधा उत्तर है। तो क्या बनेगा, माइनस का 40, कोस 45 कितना होता है, 1/2। तो आपका उत्तर कितना बचा, 20/2, और आगे माइनस और पीछे क्या, जूल, आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक और लिखो कि एक वस्तु पर बल 30 न्यूटन लगाने से, एक वस्तु पर बल 30 न्यूटन लगाने से
विस्थापन, एक वस्तु पर बल 30 न्यूटन लगाने से विस्थापन 5 मीटर हो, विस्थापन 5 मीटर हो, तो दोनों के सरेखीय होने पर, दोनों के सरेखीय होने पर कार्य होगा, तो दोनों के सरेखीय होने पर कार्य होगा। ये निकालो। ये बड़ा टैगफुल क्वेश्चन है, क्योंकि शब्दों की मार होती है असली, क्योंकि शब्द में मरते हैं हम। क्योंकि सीधा अगर जवाब देना हो तो हम दे सकते हैं, इधर उधर से तुक्का भी लग जाता है, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम क्या मारे जाते हैं। अब जैसे सरेखीय शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या है? सरेखीय शब्द कभी भी आ जाए तो इसका मतलब होता है 0 डिग्री, याद कर लो, ठीक है। ऑन द सेम लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन हैव ऑलवेज बी एंगल बी 0, ठीक है, कि जिस जगह पे विस्थापन हो रहा है उसी जगह पे बल लग रहा है। सरेखीय का मतलब है बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब इधर ही बल है और इधर ही क्या है? विस्थापन है, दोनों एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, तो आपका एंगल जो होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री। आगे वाली चीज बदल दो, 6 पांजे कितना हो गया? 30 पांजे 150, तो आपका कार्य कितना होगा? 150 जूल, ठीक है। तो सरेखीय शब्द का मतलब ये होता है। एक और लिखो आगे ऐसा ही, अब और करते हैं। लिखो, एक वस्तु पर बल 30 न्यूटन, कि एक वस्तु है, इस पर बल जो लगाया गया है वो कितना है? 30 न्यूटन। विस्थापन 10 मीटर हो, तो विपरीत दिशा के लिए कार्य होगा, तो विपरीत दिशा के लिए कार्य होगा। ऐसे आता है कि फॉर द अपोजिट डायरेक्शन वर्क हैव टू बी डन। अब विपरीत दिशा शब्द आया तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे, और उल्टे हैं तो शब्द क्या लेना है? नेगेटिव वाला। तो आपके पास वर्क डन निकालोगे तो पहले तो दोनों की क्या कर दो? सीधी गुणा कितनी बनेगी? 300। विपरीत शब्द लगाया तो आगे क्या लगा दो? माइनस, और पीछे क्या लगा दो? जूल। आ गया उत्तर, ठीक है। इसका मतलब है कि कोणीय मान कितना था दोनों के बीच? 180 डिग्री, कि बल लगाया जा रहा है इस दिशा में और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में। तो बल कितना लग रहा है तुम्हारा? 30 न्यूटन। विस्थापन कितना हो रहा है? 10 मीटर। तो अब वो कहता है कि बताइए कार्य क्या होगा? तो विपरीत दिशा के लिए कोण कितना होगा दोनों का? 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री कितना होता है? -1, क्योंकि आप ऐसे निकालते हो, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कोस 180 डिग्री। तो कोस 180 का मान माइनस कैसे होता है बता सकते हो? कोस 180 डिग्री का मान -1 क्यों आता है? निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते? सिंपल है, कैसे निकालना है देखो। कोस 180 डिग्री को तुम जानते हो, बस इतना ही जानते हो। तो क्या करना है, हमने एक तरीका पढ़ा है कि जब हम 10वीं क्लास में होते थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करते थे। तो तुम कैसे चेंज करते थे? 90 प्लस से करते थे या 90 माइनस। तो तुम 90 प्लस तो सीखे नहीं, तुमने सिर्फ क्या सीखा था? 90 माइनस। तो यहां 90 प्लस वाला सीख दो कि कोस को तुम यूं नहीं लिख सकते, 90 डिग्री जमा 90 डिग्री, ठीक है। यह है, तो 90 के साथ में कोई भी चीज आती है वो बदल जाती है। तो कोस जब 90 के प्लस में होता है तो किस में जाता है? साइन में जाता है, ये हमें पता है, और पीछे वाला एंगल लिख दिया जाता है। लेकिन अब ये 90 से मान क्या कोण का? ज्यादा, तो इसलिए साइन की वैल्यू कैसी, कोस की वैल्यू कैसी होती है? माइनस, क्योंकि कोस की वैल्यू एक 90 से ज्यादा जाती कैसी लेनी होती है तुम्हें? माइनस की। अब साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1, तो कोस 180 बिकम -1, ठीक है। इसका मतलब रिजल्टेंट ये होता है। अगर तुमसे पूछ ले कि निकालना कैसे, तो ये निकालने का तरीका है, ठीक है, कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 क्यों आती है? तो कोस 90 की वैल्यू 0 क्यों आती है भाई? अगर तुमसे कहे कि कोस 90 की 0 क्यों होती है? क्योंकि कोस 90 0 लेते हो तुम, क्यों लेते हो? ये सारे फंडामेंटल
एनसीईआरटी के मैथ में दे रखे हैं, जो 10वीं क्लास में तुम पढ़ के आए थे, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जो भी वैल्यू निकालना चाहते हो वो किससे निकालते हो, ट्राइंगल। क्योंकि तुम जो भी फंक्शन यूज करते हो वो किससे यूज करते हो, ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, क्या क्या होती है, बेस, हाइट और क्या होती है, हाइपोटेनस। यानी बेस, परपेंडिकुलर और क्या होता है, हाइपोटेनस। उसी से टैग होते हैं ये, ठीक है। जैसे तुम लिखते हो, ये लिखते हो, ये है, ये क्या तुम्हारे पास है, थीटा। थीटा कितना करना चाहते हो तुम, 90 करना चाहते हो, तो ये वाली साइड यूज होती जा रही है और ये धीरे धीरे आगे कहाँ हो जाती है, यहाँ होगी। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, खत्म होगी, ये 0 होगी। तो बेस आपके पास क्या हो गया, 0। बेस जब 0 हो गया, हाइपोटेनस चाहे जितना मर्जी हो, तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि cos थीटा को तुम क्या लिखते हो, ये लिखते हो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस तुमने क्या है, ये जो हाइपोटेनस है ये धीरे धीरे कितना होता जा रहा है, 90 डिग्री। ये लेंथ घटती जा रही है, लेंथ कितनी होगी यहाँ पे आगे, 0। तो बेस बिकम इक्वल टू 0 एंड बाय में हाइपोटेनियस, रिजल्ट बिकम इक्वल टू 0। तो ये होती है रिजल्टेंट वैल्यू की cos 90 पे 0 क्यों होता है, बिकॉज बेस डिस्टेंस बिकम इक्वल टू 0, कि बेस 0 हो जाता है कब, जब हम कहाँ जाते हैं, 90 डिग्री पे जाते हैं। क्योंकि हम सिकोड़ना चाहते हैं कि इसको हाइपोटेनस खत्म होगा यहाँ, तो 90 डिग्री पे हाइपोटेनस आएगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी, 0। बेस 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 0। अब एक और लिखो कि एक वस्तु पे बल 6 न्यूटन लगाने से, एक वस्तु पर बल 6 न्यूटन लगाने से विस्थापन 5 मीटर हो, तो 150 डिग्री कोणीय मान के लिए कार्य होगा। कि जो बल है वो 6 न्यूटन है और विस्थापन 5 मीटर है, तो कोणीय मान अगर 150 डिग्री हो, 150 डिग्री हो, तो कार्य होगा। हाँ देखो, cos 150 तो तुम निकालना नहीं चाहोगे, तो क्या करना है, पहले दोनों की गुणा करो, आगे निशान क्या लगाओ, माइनस लगाओ, फिर लिखो cos। अब cos के साथ कोण देखो कितना है, 150 डिग्री है, तो इस 150 को 180 डिग्री में से घटा के उसके पीछे लगा दो, उत्तर आ गया तुम्हारा। क्या बनेगा, 6 5 30, आगे क्या रख दो, माइनस, फिर लिख दो cos। इसको 180 में से घटा लो, कितना बनेगा, 30 डिग्री, बस आ गया उत्तर। तो माइनस का 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, वैल्यू कितनी आएगी, 15। तो माइनस की 15 √3 और पीछे क्या लगा दो, जूल। हो गया। अब तुमने जो घर से करके लेना है वो लिखो कि एक वस्तु पर बल 20 न्यूटन लगाने से विस्थापन 15 मीटर हो, तो कोणीय मान 75 डिग्री के लिए कार्य होगा। और दूसरा निकालना है, कोणीय मान 15 डिग्री के लिए कार्य होगा। ठीक है, ये 2 निकाल के लाने हैं तुम्हें कि हमारे पास अगर 75 डिग्री के लिए हो तो कार्य कितना होगा, और अगर कोणीय मान 15 डिग्री हो तो कार्य कितना होगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं आएंगे, थोड़ी सी मशक्कत करना, सर्च करना, अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए।